कोरोना वायरस महामारी अभी भी जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है कि कुछ समय बाद कोविड-19 बीमारी भी इन्फ्लुएंजा की तरह ही हो जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है कि ज़्यादा जोखिम वाली आबादी को इससे बचाव के लिए हर साल कोरोना वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां जारी हैं। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने कोविड संबंधी व्यवहार का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर की दस्तक 6 से 8 हफ्तों में ही आ सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख समीरन पांडा ने कहा कि कुछ समय के बाद कोविड-19 एंडेमिक स्टेज पर पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर इन दिनों व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये बदलाव मुख्य रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर होते दिख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। तब से ही बदलाव का ये दौर जारी है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया है। लद्दाख पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से वहां नई व्यवस्था में अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। केंद्र की मोदी सरकार वहां चुनाव परिसीमन के बाद कराना चाहती है और परिसीमन के लिए चुनाव आयोग की टीम राज्य के विभिन्न इलाकों में जायजा लेकर लौटी है। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग के 3 सदस्यों का पैनल जम्मू कश्मीर में 4 दिन परामर्श करने के बाद शुक्रवार को लौट आया है। इस पैनल के लौटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि परिसीमन कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा, परिसीमन से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगह मिलनी चाहिए। हालांकि जनसंख्या एक आधार होती है, लेकिन हमने मुश्किल भौगोलिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा है। इससे पहले परिसीमन में लोगों की मुश्किलें और कठिन भौगोलिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अगर अच्छी नीयत से निवेश किया होता तो आज उन्हें जिस मायूसी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। डॉन अखबार के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में ये बात कही। अखबार लिखता है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा, भारत की सारी कोशिशें इस बात पर थी कि वो अफगानिस्तान में अपने कदम जमा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन आज उनको वो तमाम निवेश डूबता नजर आ रहा है। इस इंटरव्यू में बाबर इफ्तिकार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बहुत से पहलू हैं और इस वक्त यह एक अति महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और सभी इस बात को समझते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की है। पाकिस्तान उस शांति प्रक्रिया के सफल होने की गारंटी नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कार के ट्रक टैंकर के पिछले हिस्से से टकराने से बड़ी दुर्घटना घट गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये मामला निवाड़ी जिले का है, जहां निवाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि ये दुर्घटना जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर झांसी से छतरपुर जाने वाली रोड पर शनिवार की रात को हुई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय एक ही परिवार के 8 सदस्य कार में सवार होकर चित्रकूट से झांसी अपने घर वापस लौट रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों गाड़ियां झांसी की ओर जा रही थीं, तभी कार का बम्पर ट्रक टैंकर के पिछले हिस्से में फंस गया, जिसके बाद कार ड्राइवर ने कार को अलग करने की कोशिश में गाड़ी की स्पीड को तेज करने का प्रयास किया, जिसके कारण कार पलट गई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। भाजपा को 825 में से 648 सीटों पर जीत मिली है। इस जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि ये योगी सरकार की नीतियों की जीत है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से 648 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 349 प्रत्याशियों को तो निर्विरोध चुना गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हम 635 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। चुनाव की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी की बम्पर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिराला में जन्मी सिरसा बांदाला ने न्यू मैक्सिको में 11 जुलाई शाम 6:25 पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। सिरसा बांदाला
भारत में जन्मी वो दूसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। इनसे पहले हरियाणा में जन्म लेने वाली कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखने वाली सिरसा बांदाला महज 4 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश से अमेरिका का सफर उन्होंने अकेले तय किया था। भाजपा शासित असम में भी अब लव जिहाद जैसा कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा कि यह कानून ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि यह लव जिहाद कानून नहीं कहलाएगा और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू होगा। हेमंत बिस्वा ने कहा कि इस कानून के आने के बाद हिंदू पुरुष भी अपनी जानकारी छिपाकर किसी हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकेंगे। हम इस कानून के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारा मानना है कि हिंदू भी छल से शादी नहीं कर सकता। जब मुस्लिम धोखे से हिंदू महिला से शादी करता है तो वही लव जिहाद नहीं है। मेरे लिए तो वो भी जिहाद है जब कोई हिंदू ऐसा करता है। ये कानून धोखा करके शादी करने वालों को रोकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि पहले हम गौ रक्षा कानून लाएंगे, उसके बाद 2 बच्चों का कानून लागू करेंगे और फिर हम ये कानून लाएंगे। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया कि उसने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी बनाया है। सरकार ने 25 फरवरी को नए कानून लागू किए थे। इन नियमों को 3 महीने के अंदर यानी 25 मई से पहले पालन किया जाना था, लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद इन नियमों का पालन किया। इससे पहले 27 जून को ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए की थी। इसके साथ ही कंपनी ने 26 मई से 25 जून 2021 के बीच की अपनी पहली ग्रीवांस रिड्रेसल रिपोर्ट भी पेश कर दी। इन नियमों के मुताबिक इस रिपोर्ट को पेश करना जरूरी था। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने उत्पीड़न से लेकर प्राइवेसी के उल्लंघन जैसी वजहों से 133 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है और 18,000 से अधिक अकाउंट्स को बाल यौन शोषण और अश्लीलता की वजह से सस्पेंड भी किया है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन से जुड़ी 56 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इन सभी शिकायतों का समाधान किया गया और जरूरी रिस्पॉन्स संबंधित को भेज दिए गए। इनमें से 7 अकाउंट्स को हालात के मद्देनजर फिर से बहाल भी कर दिया गया। गौरतलब है कि नए आईटी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला था और इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा।